चलिए अपन शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रिसर्च मेथडोलॉजी की आपकी ये क्लास है। और बीच में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा की थी जब थर्ड सेमेस्टर में जो आरएम की क्लास थी। तब आप लोगों को याद है कि आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया। जी सर, जो सिलेबस था उसका फोर्थ यूनिट का इथिक्स का चल रहा था सर। उसका एक लेक्चर बाकी था सर। हम्म। जी, इथिक्स वाला पार्ट बाकी, 3 हो चुके हैं सर। 3 हो चुके हैं मतलब? तो 4 यूनिट्स थे ना डॉक्टर साहब, 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ चौथा हाँ। यूनिट का इथिक्स एक लास्ट वाला शायद वो पेंडिंग था। बाकी सारे हो चुके हैं सर। हम्म। लास्ट वाला भी हो गया था सर। आप लोगों ने किस में से पढ़ा है, एक बार वो बताइए तो मैं समझ पाऊँ। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग क्लासेस देखी है? नहीं सर, मैंने अटेंड किए थे क्लासेस। जो लास्ट तक प्लेजरिज्म और ये भी आपने खत्म किया था। एमए के हम्म साथ में जब क्लासेस चालू थी वो भी किए थे हमने अटेंड ऐसे। हम्म तो आपके पांचों यूनिट तो खत्म हो गए थे, पर हमने हम्म बीच में से ज्वाइन किया था। पहले के 20 क्लासेस हम लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, उसके बाद के हम्म। हमने क्लासेस अटेंड किए थे। तो पहले शायद से 2 यूनिट्स नहीं हम अटेंड किए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेटा एनालिसिस से हमने स्टार्ट किया था। बराबर बराबर। हाँ। सॉरी सर, आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बाहर हूँ। हम्म एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ इसलिए सर। ठीक है। आप आपसे बाद में बात भी करनी है, तो जब आपको टाइम मिले तब एक बार अपनी रिपोर्ट बताइएगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं दीपाली जी, ठीक है? यस सर। हम्म। देखिए अभी आपको जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपका वही सिलेबस है या अलग सिलेबस है। मैंने तृप्ति मैम से पूछा भी था। तो अगर एक बार जब वो मुझे सिलेबस देंगे आपके कोर्स वर्क का, तब हम और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि आपका सेम सिलेबस है कि नहीं है। तब भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी उसमें इंक्लूड तो होंगी ही। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तब हमारी जो चर्चा चल रही थी वो डाटा कलेक्शन के अंतर्गत सैम्पलिंग की चल रही थी। ठीक है, अगर जी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे, मैंने दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। एमए के स्टूडेंट्स की अलग प्लेलिस्ट है और आप लोगों की जब से शुरू हुई थी वो प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, आप जी लोग वो सर। देखेंगे तो आपको आइडिया लग पाएगा। और आप लोगों के पास वो प्लेलिस्ट है ना? जी सर। वो प्लेलिस्ट है ना जो आप लोगों की है, इसमें 21 नहीं कहाँ यस सर। हाँ सर, आपने पीएचडी के अलग से एक चैनल आपने बनाया था सर। गया? हाँ, जी। जिसका नाम है आरएम फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, इसमें आपकी 21 क्लासेस हैं। 21 क्लासेस जो हैं वो आपकी अभी तक हो चुकी हैं। और वो जो 21 क्लासेस हुई थी वो शुरुआत हुई थी सैम्पलिंग से, है जी ना? करेक्ट सर। से- ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, डाटा कलेक्शन कैसे होता है, डाटा के कितने टाइप्स हैं। प्राइमरी, मैं ये प्लेलिस्ट में से देख के ही बता रहा हूँ, है ना? प्राइमरी डाटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्वेशनल,
एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनेयर, फिर उसको एनालाइज कैसे कहते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, वो कैसे बनाई जाती है, साइटेशंस क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होते हैं, सिनॉप्सिस राइटिंग भी आपको बताई थी, और यहाँ का जो टेम्पलेट है वही उसी टेम्पलेट के थ्रू आपको बताया गया था। और फिर रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत क्या क्या रिसर्च एथिक्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्रीडम ऑफ ए रिसर्चर होता है, प्लेगरिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, ये मैंने अभी तक आपको क्विक रिवीजन दिया है जो हम पढ़ चुके हैं बेस्ड ऑन अवर यूट्यूब प्लेलिस्ट। ठीक है। यस सर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने बीच में वो क्लास शुरू की थी, इसीलिए आपकी डायरेक्ट शुरुआत हुई थी सैम्पलिंग से। सैम्पलिंग से पहले वाली क्लासेस जो हैं वो अब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ख्याल में आ रहा है ना सभी को? अब हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तब तो हमने बीच से शुरुआत की थी, सैम्पलिंग से, अब हम शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करें, सभी को समझ में आया? दीपाली जी, यस महाराज साहब, हाँ जी, हाँ जी, यस सर, यस आगे सर। बढ़े, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी, हाँ जी। जी। चलिए, अब हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से ही जानते हैं, और हम शुरुआत कर रहे हैं रिसर्च की डेफिनेशन से। हाँ, आप लोग अपनी समझ से ये बताइए कि रिसर्च क्या होता है, बताइए। सभी लोगों को अपनी तरफ से एक एक बात बोलनी है, फिर हम डेफिनेशन की ओर जाएंगे। ये बताइए, आपकी दृष्टि में रिसर्च क्या है? चलिए शुरुआत कीजिए, राजेश जी आप शुरुआत कीजिए, दीपाली जी आप बोलिए। So according to me, research is something that to revisit a problem in a new scientific way, to collect data and present it in a new way, to collect information with a new, according to me, sir. बहुत सारी चीजें आ गई आपकी डेफिनेशन में, बट ठीक है, अच्छी डेफिनेशन है। और बताइए राजेश जी। जी सर। रिसर्च मौजूदा हालत में किसी एक टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हुए उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक साइकिल है, उस साइकिल के जो उसमें वो फाइंड आउट करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना एक रिसर्च है। हम्म। हाँ बराबर। जी, मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि भूतकाल में जो सत्य प्रस्तुत किया गया है उसको विस्तारित करके इस तरह से सत्य को उजागर किया जाए ताकि तर्क, युक्ति, प्रमाणों से लोगों को उस सत्य की अनुभूति हो। हम्म। उचित है या नहीं, आप बताइए। चलिए, अच्छी परिभाषाएं बताई अब आप लोगों ने। अब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जो एक विषय है, ये कैसा है, किस तरीके से होता है, एक्चुअली ये जो इंट्रोड्यूस कराया गया है पूरा रिसर्च के बारे में, उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में, है ना, ये पूरा वेस्टर्न रूप से है, मैंने कैसे उसको करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये पूरा सिस्टमाइजेशन हमें वहां से देखने को मिलता है। आइए अपन समझते हैं कि रिसर्च क्या होता है। ठीक है, देखिए स्लाइड आपको दिख रहा होगा, उसको समझते हैं। रिसर्च वर्ड जो है वो री और सर्च, दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, री का मतलब क्या होता है? पुनः। अगेन एंड अगेन, दोबारा। ठीक है, और सर्च का मतलब क्या होता है? खोजना, फाइंड करना। ठीक है, रिसर्च, रिसर्च अपने आप में ये शब्द बता रहा है कि नई नई चीजों को खोजना, नई बातों को खोजना, नई चीजों को ला करके हम सामने प्रस्तुत रखना, वो रिसर्च है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिसर्च अल्टीमेट नहीं होती, फुल एंड फाइनल नहीं होती, ये आप हमेशा अपने ध्यान में
रखिए। सुन रहे हैं क्या कहा? कोई जी भी सर। रिसर्च जो है वो कभी भी अल्टीमेट नहीं होती। अल्टीमेट समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि बस हो गया और कुछ नहीं हो सकता। यूजुअली हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि साहब इसके विषय में तो आप कुछ नहीं कर सकते। विशेषकर दीपाली जी, आपको ये बहुत फेस करना पड़ेगा अगर आप शाकाचार पे करोगे तो। शाकाचार पे बहुत Yes, काम हो चुका है, बहुत काम हो चुका है, ऐसा हो चुका है, वैसे हो चुका है, अब आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपको हाँ, रिसर्च करना है तो फिर आपको दोबारा से जो फाइंड आउट करोगे वो नया होना चाहिए। ठीक है? इसका yes, मतलब yes, कोई भी रिसर्च जो होती है वो कभी भी फुल एंड फाइनल नहीं होती, वो कभी भी अल्टीमेट नहीं होती, वो कभी भी पूर्ण विराम नहीं होता। हिंदी में मैं बोलूं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो रिसर्च की ये अवधारणा ही नहीं है कि ये फुल एंड फाइनल है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। रिसर्च इटसेल्फ मीन्स कि उसके बारे में नई नई खोजें, नई नई बातें, नए नए शोध जो है वो किए जा सकते हैं, नए नए दृष्टिकोणों से, अथवा हम अपनी भाषा में कहें तो नए नए प्रश्नों को उपस्थित करके। अब आप लोग कहेंगे हाँ सर ये आपने बहुत अच्छा बता दिया, अब कोई हमसे पूछेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं दोबारा से, तो हम कह देंगे रिसर्च का मतलब ही होता है दोबारा करना। लिसन, रिसर्च का मतलब दोबारा करना नहीं होता है। रिसर्च इज नॉट इज इक्वल टू पिस्ट पेशेंट। पिस्ट पेशेंट समझते हैं? ये एक्चुअली न्याय का एक टर्म है। मे बी हेमा जी जानते होंगे। हेमा जी आप जानते हैं पिस्ट पेशेंट न्याय में कभी सुना हो आपने? जी सर। हाँ, पिस्ट पेशेंट शब्द सुना है आपने? न्याय में बहुत प्रयोग किया जाता है। ख्याल में है क्या सर आपको अभी? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे इसके कोई आइडिया नहीं है सर। हाँ, न्याय में एक शब्द आता है जब हम जैन न्याय को पढ़ते हैं। जैन लॉजिक अपने आप में एक बहुत अच्छी ब्रांच है, और जैन लॉजिक पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। मैं आप लोग एज ए न्यू रिसर्चर हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई चाहे तो जैन लॉजिक पर, जैन न्याय शास्त्र पर भी बहुत अच्छे काम हो सकते हैं और बहुत नए नए काम हो सकते हैं। और अभी आप देखोगे तो जैन लॉजिक पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि एक लॉजिक अपने आप में ही एक गंभीर विषय है। तो कर सकते हैं, अगर आप कोई, आप में से कोई चाहे ना तो वो कर सकता है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पिस्ट पेशेंट का मतलब होता है पिष्ट पेशेंट, पिसे हुए को दोबारा पीसना। ये न्याय में कहा जाता है। आपने आटा पीस दिया और पीसने पर आप उसको दोबारा पीसेंगे तो बताओ क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या लाभ होने वाला है? कुछ लाभ होने वाला है? फाइन हो जाएगा वो। फाइन हो जाएगा, बट उसकी कैपेसिटी जितनी है मशीन की उससे वो फाइन हो चुका है। फिर और दोबारा पीसेंगे, फिर क्या, कितना फाइन होगा? आचार्य कहते हैं पिसे हुए को दोबारा पीसना मूर्खता है, बेवकूफी है। ठीक है? और वो पिस्ट पेशेंट ये एक दोष माना जाता है। आप जब रिसर्च करते हो ना तो आप वो रिसर्च नहीं करते हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ये रिसर्च नहीं है। ठीक है? तो रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि हम वही दोबारा से कर देंगे। आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे हो कि रिसर्च भी है, माने फुल एंड फाइनल भी नहीं है, और दोबारा वो भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किसी एक विषय को आगे बढ़ाना, किसी एक करेक्ट। विषय की इन डेप्थ स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक विषय के बारे में इतनी पढ़ाई हो चुकी है, इतना विचार हो चुका है, हम अब उससे आगे विचार कर रहे हैं, वो कहलाती है रिसर्च। हम उसी विषय को और आगे लेकर के जा रहे हैं, और नए दृष्टि से देख रहे हैं, और नए प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, तब वो कहलाती है रिसर्च। अगर वो नए क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब, या हम कहें वही का वही दोबारा से आप कर रहे हो, तो फिर वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। ठीक है? रिसर्च अगेन एंड अगेन होती है, साइक्लिकल है। ठीक है? दोबारा से होती है, बार बार होती है, लेकिन वही की वही दोबारा नहीं होती। तो आपको ये थिन लाइन समझ में आई? अगेन एंड यस सर। अगेन भी होती है लेकिन वही की वही नहीं होती है। हम बार बार भी कर सकते हैं किसी एक विषय के बारे में, लेकिन हम वही का वही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसको बोलते हैं रिसर्च। आई होप आप लोगों को ये वर्ड क्लियर हुआ होगा, रिसर्च। ठीक है? यस सर। दोबारा से बारंबार नए नए
चीजों को फाइंड आउट करना। आगे यस देखिए सर। और डेफिनेशन देखते हैं, रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब है ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये भी ध्यान दीजिए, न्यू फैक्ट्स। तो अपने आप समझ में आ गया ना कि कुछ भी पुराना नहीं है, नया लाना पड़ेगा। और आपसे बार बार यही पूछा जाएगा कि आपने नया क्या किया, आपने नया क्या किया, इसमें नया क्या है। तो नया कुछ नहीं होता है। देखो जैन दर्शन में आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो नया क्या करोगे? 24 तीर्थंकर से 25 तीर्थंकर बोल दोगे, नया हो क्या? हम्म। देखो साहब अभी तक 24 तीर्थंकर थे, मैंने फाइंड आउट किया 25 तीर्थंकर होते हैं, ये नया है। ऐसे नए फैक्ट्स बोले जाएंगे। 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते, माने ये कुछ भी, ये कोई हम उनको 10 बोलने लगे, 12 बोलने लगे, ये नए फैक्ट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है। तो फिर हम नया क्या करेंगे जैन दर्शन में? क्या हम नए आगम लिखेंगे? क्या हम नया ग्रंथ लिखेंगे? नहीं, वो भी नहीं कर सकते आप। तो फिर नया क्या करेंगे? नई जानकारियां देंगे, नई इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है। हम 24 तीर्थंकर से 25 तीर्थंकर नहीं करेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर के बारे में जो हमें प्राप्त है, उससे हमें क्या क्या समझ में आता है और वो क्या क्या निकलता है, हम ऐसी नई जानकारियां उसको सामने रखेंगे। न्यू फैक्ट से समझ में आ रहा है। जैन दर्शन में विशेषकर जब भी आप टेक्सुअल स्टडी करते हो या फिलोसफिकल स्टडी करते हो, टेक्सुअल स्टडी का मतलब होता है ग्रंथ आधारित अध्ययन होना। ठीक है। किसी ग्रंथ विशेष के बारे में, ग्रंथ के बारे में आप जब अध्ययन करते हो तो टेक्सुअल स्टडीज भी होती हैं, ग्रंथ आधारित अध्ययन भी होते हैं, और टॉपिक से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, विषय से संबंधित भी होते हैं, और से नए नए होते हैं। तो इसमें आप कुछ नया नहीं करते। इसमें नया क्या करते हो कि आप नए क्वेश्चंस उपस्थित करते हो, और उन नए क्वेश्चंस का आगम आधारित नए नए समाधान खोजने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान की किसी भी शाखा में जब हम नई जानकारियां प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वह रिसर्च कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्च के लिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं अभी तक जो भी आपको समझ में आया, रिसर्च क्या है? रिसर्च इन्वेंशन है कि रिसर्च डिस्कवरी है? सोचिए, अभी तक जो आपने पढ़ा उसके आधार पे पूछ रहा हूँ। रिसर्च क्या है? इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है? डिस्कवरी है, डिस्कवरी। हम्म। बाकी सबको क्या लगता है? सर फिलोसफी में डिस्कवरी, साइंस में इन्वेंशन। हम्म। मेरी क्लास है। देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें तो रिसर्च का मतलब, साइंस में भी बात करें राजेश जी, अगर हम साइंस की दृष्टि से भी बात करें, तो वहाँ रिसर्च का मतलब डिस्कवरी ही होता है। ठीक है। रिसर्च का मतलब इन्वेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नया इन्वेंट करने वाले हैं, आप कुछ नया ग्रंथ या नया क्या बोले आगम लिखने वाले हैं। ख्याल में आ रहा है? आप कुछ इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नया इन्वेंशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, डिस्कवरी करना। ठीक है ना, ना कि किसी नई चीज को उत्पाद करना, ना कि किसी नई चीज को बनाना। ठीक है। तो नई चीज को इन्वेंट करना वो हमारी रिसर्च का काम नहीं है, वो रिसर्च का नेचर नहीं है। रिसर्च का काम है कि वो नए नए डिस्कवरीज जो है वो लाता है। अब आप देखिए, आप लोग सब लोग रिसर्च करने के लिए आए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं? इससे पहले आप लोगों ने कभी रिसर्च की है क्या? बताइए। Sorry, can you repeat the question, sir? I didn't get you. मैं ये पूछ रहा हूँ कि हैव यू एवर डन रिसर्च इन योर लाइफ? इससे पहले क्या आपने कभी रिसर्च की है? सर अगर हम लोग किचन के हिसाब से बोले तो किचन में कुछ ना कुछ नए रिसर्च करते रहते हैं। जैसे? देखिए,
यद्यपि आप में से लगेगा कि यहाँ पर अभी मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद अरुण विजय जी महाराज साहब आपकी पहले पीएचडी हो चुकी है, एक या दो, कितनी हुई है? एक एक एक। महाराज साहब की एक रिसर्च हो चुकी है, एक पीएचडी उनकी पहले भी हो चुकी है। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, हम लोगों को रिसर्च करना है, हमने इससे पहले कभी किया नहीं है। महाराज साहब बहुत अध्ययनशील हैं, वो ऑलरेडी से पहले से रिसर्च करके आए हैं। सामान्यतः देखने पर ऐसे लग सकता है, बट यहाँ मैं आपको बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। रिसर्च जो है ना, एक्चुअली हमारी डे टू डे लाइफ में हम रोज करते हैं। आप सब्जी लेने भी जाते हो तब आप रिसर्च कर रहे होते हो। कैसे रिसर्च करते हो? देखो भाई, अगर आप रिसर्च करोगे तभी अच्छा सामान खरीद पाओगे, पर अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो फिर बुरा सामान लेकर के घर आ जाओगे। अब आपको टमाटर भी खरीदने हैं तो आप दो जगह देखते हो, चार जगह देखते हो कि किसके पास अच्छा टमाटर है, कौन सही रेट में लगा रहा है, कौन कितना रेट ले रहा है, किसका लाल है, किसका पिलपिला है, किसका हरा है, नहीं इसका ठीक है, उसका ठीक है। ये सब बुद्धि चलती है कि नहीं चलती है? आप जब तक ऐसी बुद्धि नहीं चलाएंगे तब तक आप सही टमाटर सही भाव में नहीं खरीद पाएंगे। आप रिसर्च करते हो कि एक सही टमाटर सही रेट में हमें कैसे मिले, हमें एक सही मोबाइल कैसे मिले। आजकल ई कॉमर्स का जमाना है, हम अमेजोन पे देखते हैं, हम फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, हम अन्य वेबसाइट्स पर देखते हैं कहाँ सस्ता मिल रहा है, कब सस्ता मिल रहा है, ऑफर कब मिलेगा, फेस्टिवल सीजन कब आएगा। और खूब सोचते हैं कि ऑफलाइन महंगा मिल रहा है कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। ये सब सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, मोबाइल या कुछ भी चीज़ों को लेने से पहले भी। जब हम अपनी दुनिया में कुछ भी काम कर रहे होते हैं तब हम क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ऐसे ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी से रिसर्च करने की प्रवृत्ति पड़ी होती है। ठीक है, ये देखिए अगला पॉइंट यही कह रहा है, इनफैक्ट रिसर्च इज अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी। ये एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि आप कॉन्शियसली, अभी तो आप जो पीएचडी कर रहे हैं ये क्या है, ये आपकी कॉन्शियस रिसर्च है, ये आप बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। बट अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली भी आपकी जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें भी रिसर्च इन्वॉल्व होती है। सो इनफैक्ट रिसर्च इज अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी that we are involved in at all times, whether it is a purchase of a daily use articles, a car, an electronic good, or a planning a holiday। ठीक है, घूमने के लिए चलना है, कहाँ चलना है, किधर चलना है, कैसे चलना है, कौन सा बजट में है, यहाँ सही है वहाँ सही है, खूब विचार करते हैं कि नहीं करते हैं, और वेबसाइट पे सर्च करते हैं कि नहीं चल करते हैं, कहाँ कम पैसा है किधर, सब कर देखते हैं। तो ये सब रिसर्च ही कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिसर्च जो है एक सबकॉन्शियसली भी हम करते रहते हैं। आगे देखिए, अन्य जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत रेडमैन और मोरी जो रिसर्च की डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन ए न्यू नॉलेज। ठीक है, आप एक अपना एक व्यवस्थित रूप से पुरुषार्थ करते हैं ताकि आप कोई नई नॉलेज, नई जानकारियां प्राप्त कर सकें। शोध एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, दोनों चीजों को ध्यान रखिए। व्यवस्थित क्यों है, सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है, कुछ भी अपने मन से नहीं होता है, एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होता है, इसीलिए व्यवस्थित है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वही प्रोसीजर सही क्यों है, ऐसा ही क्यों है, हमने यही क्यों चूज किया, वो दूसरा क्यों नहीं चूज किया। जब हम इस तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तब हम उसको उसको साइंटिफिक बताते हैं कि हमारा ये प्रोसीजर ही सही क्यों है। यहाँ साइंटिफिक का मतलब वो एक्सपेरिमेंटल की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी हर शोध जो होती है वो वैज्ञानिक ही होती है, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो रिसर्च अपने आप में ही विशेष ज्ञान देता है, साधारण नहीं देता है। इसीलिए प्रत्येक रिसर्च वैज्ञानिक होती है, जिसके द्वारा किसी विषय या समस्या के बारे में नई जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, नई समस्या के बारे में भी जानकारी मिलती है, या मौजूदा ज्ञान का विस्तार किया जाता है, या जो हमें अभी तक पता है जिसके बारे में उससे हम और आगे बढ़ते हैं, उससे नई जानकारियां मिलती हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या शामिल होती है। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तथ्यों का संग्रह इज इक्वल टू डाटा कलेक्शन। विश्लेषण मतलब डाटा एनालिसिस। एनालिसिस।
और व्याख्या मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। और देखिए, क्लिफोर्ड वुडी रिसर्च की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स दो तरीके की होती हैं। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम आगे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बट प्रॉब्लम्स को डिफाइन और रीडिफाइन करना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब है प्रॉब्लम को डिफाइन और रीडिफाइन? शोध समस्या, रिसर्च हमेशा समस्या का समाधान होता है। आपको पता है कई बार हम बिना समस्या के समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ी समस्या तो बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है। सब कुछ समस्या नहीं आ रही है तो फिर आप समाधान भी मत ढूंढिए। आप सभी लोगों को जब अपना अपना स्पेशलाइजेशन बनाएंगे, फिर आगे सिनॉप्सिस बनाएंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को बताइए, फिर आपको बहुत समस्या आएगी। तो हम इसको समझेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, फिर रिसर्च प्रॉब्लम से रिसर्च क्वेश्चंस की तरफ कैसे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम बार इसको परिभाषित करते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि राजेश जी आप संगीत पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब संगीत में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो संगीत में भी कोई समस्या होती है क्या? अरे संगीत की समस्या नहीं बोल रहा हूँ, संगीत संबंधी अध्ययन में क्या क्या चीजें हुआ है। सबसे पहली बात यही समस्या हो सकती है कि बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। हम्म। ये समस्या हो सकती है कि जैन दर्शन में नहीं, संगीत का क्या महत्व है, इस दृष्टि से अध्ययन नहीं हुआ है। अथवा जैन दर्शन में कोई संगीत का ग्रंथ है, उसके बारे में इनफ स्टडी नहीं की गई है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं माना गया है। ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो रिसर्च टॉपिक है उसमें से नैरो डाउन करना पड़ता है प्रॉब्लम्स तक। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे, परिकल्पना जिसे बोलते हैं। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि आपके उद्देश्य क्या होंगे। फिर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा। आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, मेकिंग डिडक्शंस। ठीक है, उसके आधार पर आप कुछ ठोस बातें कहते हैं, रीचिंग कंक्लूजन्स, फिर उस पर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, टेस्टिंग द कंक्लूजन्स। फिर आप अपने कंक्लूजन को भी टेस्ट करते हो। ये यूजुअली तब होता है जब कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने कंक्लूजन को बार बार चेक करते हैं या फाइनली चेक करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ताकि आपकी हाइपोथेसिस और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सारी बात हुई हो, अथवा कि आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए हो। तो ये सब रिसर्च की एक प्रोसेस है जो इसमें यहाँ पर बताई गई है। इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, तो अभी तक हमने रिसर्च की जो डेफिनेशन थी वो हमने देखा। अब अन्य जो चीज़ें हैं रिसर्च के बारे में कि रिसर्च क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, उसको देखते हैं। काफ़ी कुछ अपन चर्चा कर चुके हैं। और देखिए, research is a systematic and methodical process of inquiry and investigation aimed at increasing knowledge, discovering new facts, or reaching new understandings। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं अथवा कोई नई जानकारी बढ़ाते हैं, नए तथ्य लेकर के आते हैं सामने, या नई समझ देते हैं। ये सब चीजें अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है? आपने कुछ नया ग्रंथ फाइंड आउट किया, ये एक नई डिस्कवरी कहलाई। आपने उस ग्रंथ में क्या क्या चीजें हैं ये बताया जो अभी तक लोगों को नहीं पता था, ये एक न्यू फैक्ट्स कहलाया। एक मिनट एक मिनट, लोगों को नहीं पता था इसका मतलब ये जो चलते फिरते लोग नहीं हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग रिसर्च क्यों करते हैं? साहब समाज में ऐसा अनुभव नहीं है, समाज के लोगों को ये पता नहीं है, समाज के लोगों के लिए रिसर्च नहीं की जाती है।
ठीक है, ये आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। समाज के लोगों के लिए, एक ले पर्सन के लिए, एक लेटी के लिए रिसर्च नहीं की जाती है। ठीक है, रिसर्च जो होती है वो बहुत ही एडवांस नॉलेज होती है और वो एडवांस स्कॉलर्स के बीच में प्रस्तुत की जाती है। तो अपनी बात को पहले ये समझिए, ख्याल में आ रहा है? रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन, ये और ध्यान रखिए कि साहब ये सिद्धांत बहुत कठिन है, समाज के लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम सिंपल कर रहे हैं। तो सिंपल कर रहे हैं तो आप ग्रंथ लिख दीजिए, आप नया अपनी कोई किताब लिख दीजिए, ये रिसर्च नहीं कहलाती है। ठीक है, थोड़ी कड़वी बातें हो सकती हैं, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, बट ये सच है, ये रिसर्च नहीं होता। ये रिसर्च का नेचर नहीं कहलाता है। ठीक है, नेचर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन। रिसर्च में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इसको ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस और सॉल्व आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। आप रिसर्च क्यों करते हो और किस आधार से करते हो? आपकी रिसर्च का आधार होता है कुछ शोध प्रश्न, और अगर वे शोध प्रश्न नहीं है तो आपका रिसर्च कोई कीमत नहीं है। आपकी पूरी शोध इसी पर बेस्ड होती है कि हम उन क्वेश्चंस का क्या आंसर ढूंढ पा रहे हैं। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा यस, है? इसीलिए हमेशा अपने रिसर्च क्वेश्चंस को शार्प, क्लियर, क्रिस्प रखिए। ठीक करेक्ट। है, और हमें पता होने चाहिए कि हम किन प्रॉब्लम्स को और या किन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं, और हमें उसी पर फोकस रह करके अपनी सारी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। आइए देखिए क्या क्या चीजें हैं। सिस्टमेटिक है, रिसर्च सिस्टमेटिक क्यों है? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में की जाती है, इसलिए वो सिस्टमेटिक है। रिसर्च फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, इसलिए वो सिस्टमेटिक है। मेथोडिकल क्यों है? क्योंकि इट यूजेस स्टेब्लिश्ड मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, जो ऑलरेडी से ही विद्वानों द्वारा स्थापित है ना, जो प्रोसीजर हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको उनके द्वारा की जाती है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च इन्वॉल्व्स एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप एक्सप्लोर करते हैं और उसकी परीक्षा करते हैं। इंक्रीजिंग नॉलेज, द गोल इज टू एक्सपेंड व्हाट इज नोन अबाउट अ सब्जेक्ट। ये बहुत अच्छा है। गोल क्या होना चाहिए आपका? टू एक्सपेंड व्हाट इज नोन अबाउट अ सब्जेक्ट। एक्सपेंड कर रहे हैं हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अबाउट व्हाट? जिसके बारे में अभी तक पता है। अब आप सोचोगे सर समाज के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो समाज के लोगों के लिए रिसर्च नहीं हो रही है। रिसर्च में फिर से कह रहा हूँ, सर समाज के लोगों को नहीं पता इसलिए मैं सरल भाव से सामान्य भाषा में ये समझा रहा हूँ। ये रिसर्च नहीं होती है। लोगों को तो कभी नहीं पता होगा, हमेशा लोग होंगे जो अज्ञान में जीवन जिएंगे, उनके लिए रिसर्च नहीं की जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में उस विषय के बारे में अभी तक क्या पता है, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि लोगों को क्या पता है क्या पता नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रुक करके बता रहा हूँ। तो गोल इज टू यस, एक्सपेंड व्हाट इज नोन अबाउट ए सब्जेक्ट। एक विषय के बारे में अभी तक जो पता है हम उसको एक्सपेंड करते हैं, और वो चीज हम किससे मापते हैं कि अभी तक उसके बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक उसके बारे में क्या क्या अध्ययन, स्टडीज, शोध, फैक्ट्स सामने सामने हमारे आ चुके हैं। उसके आधार पर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। लोगों को पता है नहीं पता है, वो तो क्या, आप रिसर्च कर लोगे आपकी रिसर्च के बारे में सबको पता हो जाएगा? ये हेतु नहीं चलता है। आप भी जब रिसर्च करोगे ना उसके बारे में भी सबको नहीं पता होगा, तो आप सबको पता करने के लिए रिसर्च नहीं करते हो। पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि साहब हम लोगों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, उनको इस बारे में पता चले इसलिए कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, उसके लिए आप किताब लिख सकते हैं, उसको छाप सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, अन्य अन्य चीजें कर सकते हैं, बट रिसर्च का वो गोल नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, रिसर्च एम्स टू अनकवर प्रीवियसली अननोन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिस बारे में अभी तक नहीं पता है उस बात को सामने रखना, यही नए नए फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, रीचिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, इट कैन लेड टू नोवल इंटरप्रिटेशंस और पर्सपेक्टिव्स। ये ध्यान दीजिए, नई चीज क्या होती है? नई चीज नए इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं।
नई नई व्याख्याएं भी होती हैं, नए नए दृष्टिकोण भी होते हैं। अभी तक इस विषय के बारे में इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया है। हम आज इस विषय के बारे में इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये नया है। ख्याल में आया है सभी को? तो ये नए नए इंटरप्रिटेशंस भी शामिल होते हैं, नए दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। Specific questions or problem. Research is focused on addressing particular issue or query. ठीक है, एक बहुत ही सीमित समस्याओं का समाधान के लिए, है ना, प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए रिसर्च जो है वो होती है। ये देखिए हिंदी में भी उपलब्ध है, जिन्हें हिंदी में समझना हो। शोध का स्वरूप क्या है कि वो व्यवस्थित है, ठीक है, वो एक पद्धति पूर्ण तरीके से किया गया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ, जांच, इंक्वायरी ये सब शामिल होती है। ये ज्ञान में वृद्धि करते हैं, नए तथ्यों की खोज होती है, नई समझ तक पहुंचा जाता है, और विशिष्ट प्रश्न या समस्याओं पर केंद्रित होता है। ठीक है। यस सर। अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। No, sir. चलिए, इतना समझ में आया? यस सर। हम्म। Yes, sir. अब एक चीज और समझ लीजिए, आगे अपन बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च, ठीक है, आज ये और पढ़ेंगे और इसके बाद फिर अपन समाप्त करेंगे। ठीक है, ये और समझ लीजिए। नेचर ऑफ रिसर्च, नेचर ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है कि उसका स्वभाव कैसा है। देखो, हर चीजों का स्वभाव अलग अलग होता है, और यहाँ स्वभाव से मतलब आप सोचेंगे कि सब नेचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या स्वभाव होगा, माने कौन, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ये सब उसके स्वभाव के अनुसार डिपेंड होता है। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते समझते हैं। द नेचर ऑफ रिसर्च encompasses several key characteristics that define its essence and approach. Here are the main aspects of the nature of research. देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले वो सिस्टमेटिक होता है, ये रिसर्च का स्वभाव है। ठीक है, सिस्टमेटिक होगा मतलब क्या, अब आप समझ गए होंगे। सिस्टमेटिक का मतलब है कि जो डिफाइंड प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना। ठीक है, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना, जो उसके क्रमिक स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हूबहू वैसे वैसे फॉलो करना। ठीक है, इसीलिए रिसर्च जो होती है वो हमेशा सिस्टमेटिक होती है। ठीक है, इम्पेरिकल, इम्पेरिकल है मतलब क्या, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस रेदर देन प्योरली थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन। ठीक है, इसमें थ्योरीज तो होती हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरीज नहीं होती हैं। ठीक है, आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ये क्वालिटेटिव है, मेजर करते हो, ये क्वांटिटेटिव है। कुछ भी हो सकता है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो और वेदर यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। इफ यू आर परसुइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, then the quantitative data is observable, and based on that quantitative data you formulate the very theories, है ना। और उसके अलावा अगर कोई क्वांटिटेटिव डाटा है जो कि मेजरेबल है, उसके बेस्ड पर आप चीजें बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरीज नहीं होती हैं। आगे देखिए, लॉजिकल, थोड़ा सा तार्किक होना पड़ेगा, भावना से काम नहीं चलेगा, भावनाओं में नहीं बहा जाएगा। ये थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा खतरनाक लगेगा बट मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ हम में से जितने भी लोग हैं वो सब जैन हैं। ठीक है, जिनेंद्र भगवान के शासन को मानते हैं। हमारे साथ समस्या पता है क्या होती है, हमारे साथ ये समस्या होती है कि जैन आगम, जैन दर्शन, जैन साहित्य हमारे लिए श्रद्धा का विषय बनता है। इसमें हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे लिए वो एक पुस्तक नहीं है, हमारे लिए वो आगम है, वो ग्रंथ है, वो महान वाक्य है जो भगवान महावीर के द्वारा कहा गया है। बट हम लोग जब रिसर्च कर रहे हो तब हमें इसी में एक छोटी सी लाइन खींचनी होगी। किसके बीच में, हमें हमारी भावनाएं,
हमारी आस्थाएं और रिसर्च। आप भावनाओं में बह करके या श्रद्धा में बह करके आप एक अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते। अच्छी का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। अगर आप श्रद्धा में रहोगे, भावनाओं में रहोगे, तो कभी भी आप निष्पक्ष नहीं कह पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपके श्रद्धा से विपरीत बातें हों, लेकिन आप उनको नहीं कहो, उनको नहीं बात रखो, या उसको उल जलूल रूप से या तोड़ मरोड़ करके पेश करो। तो आप कर तो दोगे, लेकिन आपका वो करना एज ए रिसर्चर इथिकल नहीं है, ये नैतिक नहीं है, ये रिसर्च के साथ छेड़छाड़ है। तो इसीलिए हमें रैशनल होना पड़ेगा, इमोशनल होने से ज्यादा। ख्याल में आ रहा है? इमोशनल, आपकी इमोशनल चीजों का यहाँ पे काम नहीं है, आपको लॉजिकल या रैशनल होना पड़ेगा। देखिए, रिसर्च एम्प्लॉयज रैशनल थिंकिंग एंड फॉलोज लॉजिकल रीजनिंग इन इट्स मेथडोलॉजी एंड कंक्लूजन्स। जब आप कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको तार्किक होना पड़ेगा। कोई कोई चीजें फाइंड इट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको तार्किक होना पड़ेगा, भावनाओं में नहीं। ठीक है? रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि उसको दोबारा नकल किया जा सके, दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सके। मतलब क्या? ये यूजुअली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए होती है, या हम अपने में भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है, आपने जो शोध प्रस्तुत किया है, शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, जब कोई व्यक्ति उन प्रक्रिया से वैसे ही फॉलो करे तो भी वो उन्हीं निष्कर्षों पे पहुंचना चाहिए जिन पर आप पहुंचे। ख्याल में आ रहा है क्या कहा? कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो शोध की है, जब मैं उसी प्रक्रिया को फॉलो करता हूं तो मेरा तो कुछ और फाइंडिंग निकलता है और आपकी में कुछ और फाइंडिंग निकली, तो ये बेकार रिसर्च कहलाई। ये रेप्लिकेबल ही नहीं हो पा रही है। ख्याल में आ रहा है? अगर यस हमें सर। वेरीफाई, इसको बोलते हैं आपकी, आपके रिसर्च को जब वेरीफाई किया जाता है, यूजुअली एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में होता है, बट सेम हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हो सकता है, क्वालिटेटिव में भी हो सकता है। तो जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करें तो जो रिजल्ट है वो वही निकलना चाहिए। ठीक है? इसको बोलते हैं रेप्लिकेबल। ऑब्जेक्टिव। रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च एम्स टू मिनिमाइज बायस। बायस समझते हैं? पक्षपात। भैया, हम लोग तो उन आचार्यों के शासन में जी रहे हैं जो कहते हैं पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषे कपिलादिषु, युक्तिमद् वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। सुना है कभी आप लोगों ने ये छंद? हमारा सा आपने सुना होगा निश्चित रूप से। आप हाँ, लोगों ने सत्य कभी? हरिभद्र सूरी महाराज के वचन है ये। हम्म। कि भाई जिसका युक्तिबद्ध वचन है वही हमें स्वीकारना है, न किसी से पक्षपात करना है, न राग द्वेष करना है। तो सोचो, हरिभद्र सूरी खुले रूप से ये कह रहे हैं, माने आप हाँ इसका माने समझिए आप लोग सभी, ऐसे हाँ। होना चाहिए हरिभद्र सूरी जैसा। हमारे तार्किक विद्वान जो थे ना, वो रिसर्चर थे भैया, उन्होंने तो खतरनाक खतरनाक चीजें की। वो कहते हैं देखो भाई, ना मुझे महावीर से पक्ष है, और ना मुझे कपिल जो सांख्य मत के प्रवर्तक हैं, ना मुझे उनसे द्वेष है। ख्याल में आ रहा है? हरिभद्र सूरी जी, है ना, एक जैन आचार्य कह रहे हैं कि मुझे ना महावीर से राग है, ना मुझे कोई महावीर से अपनापन है, ना मुझे कपिल से कोई द्वेष है। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जिसके वचन मुझे युक्ति पूर्वक लगेंगे, युक्ति माने लॉजिकल, जिसकी बातें मुझे लॉजिकल लगेंगी, मैं तो उसी को एक्सेप्ट करूंगा, चाहे वो महावीर की हो चाहे वो कपिल की हो। आज हम इतनी खुली सोच से सोच पाते हैं? सोचिए, हम तो कितना अपने आप को बांधे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर एक श्वेतांबर है तो हम बस श्वेतांबर ही रखेंगे, एक दिगंबर है तो हम बस दिगंबर ही रखेंगे, फिर मूर्ति पूजा के तो हम फिर मूर्ति पूजा की रखेंगे, हम स्थानकवासी, नहीं नहीं हम स्थानक ही रखेंगे। हम तो अपनी बुद्धि को इतनी सब में बांध चुके हैं कि हम नहीं नहीं बस हम इतना ही है, हम यही है, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको आपकी ये प्रवृत्ति है तो ये आपकी भावना है। आप आपने कहाँ पैदा हुए हैं, आप क्या मत फॉलो करते हैं, आप किस मत को पालन करते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत जीवन है, ये आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या का, आपकी व्यक्तिगत निर्णय का पार्ट हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, आपकी रिसर्च इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वरना वो रिसर्च रिसर्च नहीं रहेगी, उसका नेचर खंडित हो जाएगा।
क्योंकि फिर उसमें बाइस आ जाएगा, उसमें पक्षपात आएगा। ठीक है, फिर आपके मत से अलग कोई चीज होगी तो आप उसको नहीं कह पाओगे। ठीक है, तो रिसर्च एम्स टू मिनिमाइज बायस, पर्सनल इन्फ्लुएंस, स्ट्राइविंग फॉर इम्पार्शियलिटी इन डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, ऐसा कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, ना डाटा कलेक्ट करते वक्त ना एनालाइज करते वक्त। ठीक है, आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी है लेकिन दूसरे मत की है तो आप लोगे ही नहीं, इग्नोर कर दोगे, ये गलत बात है। ठीक है, अगला है एनालिटिकल। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स फॉर डिटेल एग्जामिनेशन। एनालिटिकल में क्या कहते हैं कि आप बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करके और फिर उसको डिटेल्ड एग्जामिन करते हैं, तो आपको ऐसे करना होता है। ठीक है, क्रिटिकल। रिसर्च इन्वॉल्व्स केयरफुल evaluation एंड स्क्रूटिनी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू फाइंडिंग्स। ठीक है, आप अच्छी तरीके से एवेल्युएट करते हो क्या नई नई फाइंडिंग्स जो हैं जो हम दे रहे हैं। साइक्लिकल, ये साइक्लिकल नेचर की है, ये रिसर्च एक साइकिल है। द रिसर्च प्रोसेस ऑफन लीड्स टू न्यू न्यू क्वेश्चंस। जब आपकी रिसर्च होगी ना, आप उस रिसर्च में लिखते भी हो कि फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो उसमें क्योंकि आप जब उस विषय के बारे में शोध कर रहे हो तो फिर और नई नई चीजें जो हैं वो सामने आती हैं, नए क्वेश्चंस, नई इंक्वायरी, नई चीजें जो है वो आप सामने रखते हैं। एथिकल। इट एड्रेस टू मोरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन इट्स कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग। रिसर्च का नेचर कैसा है कि वो नैतिक होना चाहिए, अनैतिकता नहीं, यहाँ पर नहीं चलती। ठीक है, नैतिकता अनैतिकता क्या होती है वो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। यूजुअली नकल नहीं चलती है, अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत नकलें होती हैं, तो अब तो गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर बनाने पड़े हैं ऐसे ताकि आपकी नकल को आइडेंटिफाई कर सकें। क्यूमुलेटिव। रिसर्च बिल्ड्स अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रोइंग बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फील्ड। अभी तक जो है उसके बेस पर नया निकाला जाता है। प्रेडिक्टिव। ठीक है, कई बार रिसर्च जो होती है वो डाटा के आधार पर नए नए ट्रेंड्स जो है वो प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, आपने प्रिडिक्शन सुनी होंगी कई तरीके की, कि जैसे कि इसी तरीके से अगर पानी का यूज होता रहा तो 2026 में पानी नहीं बचेगा, इसी तरीके से अगर ऐसा रहा तो ऐसा होने लग जाएगा। ये सब क्या होता है, उस डाटा कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ये प्रिडिक्टिव नेचर भी होता है। जनरेटिव। Research produces new ideas, theories, innovations that can lead further study of practical applications. ठीक है, तो ये नए नए आइडियाज हो सकते हैं जिसके एप्लीकेशन भी हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, ये बहुत चल रहा है आजकल। मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, ऐसे नई नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि अपनी रिसर्च को इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश करें। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, डिसिप्लिनरी माने जो एक डिसिप्लिन से रिलेटेड हो। अब आप क्या करते हो, जैन दर्शन को ले लिया तो बस जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन, वही 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 वही। अरे भाई, थोड़ा आसपास भी तो देखो क्या है क्या नहीं है, है ना। ऐसे कैसे बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध करके बिल्कुल बस वही 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 देखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अपनी उस विषय को अपनी बाउंड्री से बाहर ले जाकर भी देखना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये सब अच्छा कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये हमें फॉलो करना चाहिए। मेथोडोलॉजिकल, इट एम्प्लॉयज स्पेसिफिक वेल मेथड्स अप्रोच। ठीक है, ये अपन पहले भी सिस्टमेटिक में आ चुका है। और कम्युनिकेटिव। रिसर्च फाइंडिंग्स आर टिपिकली शेयर्ड विद एन एकेडमिक कम्युनिटी एंड समटाइम्स अब्रॉड। बस ये अंतिम सुन लीजिए आप। कम्युनिकेटिव। रिसर्च का नेचर क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। रिसर्च भी कम्युनिकेट करती है, किससे? सुनिए किससे, एकेडमिक कम्युनिटी। रिसर्च जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एकेडमिक कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। आपकी जैन कम्युनिटी नहीं, समाज नहीं। ठीक है, हो सकता है समाज का भी उपकार हो, देखो अंततः तो समाज के लाभ के लिए ही होता है। ठीक है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन बेसिकली जब हम अब इस तरीके के अध्ययन करते हैं तो वो एकेडमिक स्कॉलर्स के लिए किए जाते हैं, एकेडमिक कम्युनिटी के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ज्ञान में जो इतने, देखो आप ऐसा समझो, सामान्य व्यक्ति तो अभी उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो क्या जानेगा, जो ऑलरेडी से उस विषय के ज्ञाता हैं
उन लोगों के लिए और नई नई चीजें सामने रखी जाती हैं। ख्याल में आ रहा है? तो इसका मतलब रिसर्च का काम क्या होता है, जो ऑलरेडी से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी से एक जो परंपरा है उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का नेचर क्या होता है, वो हमने पढ़ा। इसमें कहीं भी आपने देखा कि रिसर्च इज इक्वल टू कंपाइलेशन? नहीं, रिसर्च का मतलब कंपाइलेशन नहीं होता है। कंपाइलेशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? चीजों को इकट्ठा कर लेना। और हम जैन दर्शन में जो रिसर्च हो रही है उसमें यही हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम सब लोग? इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ से दो बातें ले ली, वहां से दो बातें ले ली, इधर से ले ली, इधर से ले ली, इस ग्रंथ से उस ग्रंथ से, और सबको इकट्ठा करके अच्छा मोटा ग्रंथ बना दिया। देखो साहब मैंने कितनी मेहनत की है, कितना मैंने मोटा मोटा बातें इकट्ठी की हैं। भैया, रिसर्च का मतलब कंपाइलेशन नहीं है। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 10 जगह से चीजें इकट्ठी कर दी। आप इकट्ठा करना, ये रिसर्च का कोई वो नहीं है। आपने कलेक्शन तो कर लिया, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कहाँ किया? वो मिसिंग है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कई बार आप देखिए, ये आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि मैं चीजों को इकट्ठा करूंगा। चीजों को इकट्ठा करने के लिए आपकी क्या जरूरत है? वो तो किसी को भी पैसे देकर इकट्ठा कर लेगा 2 मिनट में। कंपाइलेशन करना रिसर्च का काम नहीं है। चीजों को इकट्ठा कर देना कोई, जैसे मान लो कि जीव द्रव्य पे मैं कर रहा हूँ, और जीव द्रव्य के बारे में श्वेतांबर आगम में ये है, दिगंबर आगम में ये है, उधर ये है, उधर ये है, फलाना है, ढिमका है। क्या हुआ है इसमें? कुछ नहीं, आपने बस इकट्ठा कर दिया। क्या करें हम इसका? ऐसी रिसर्च कोई उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, अपने यहाँ होती है ऐसी हैं, दुनिया में अच्छा मानेंगे, लेकिन आपको एक स्टैंडर्डाइज रिसर्च करनी है। तो उन एकेडमिक कम्युनिटी में इस रिसर्च की कोई भी देखेगा, "हाँ, ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत करी आपने इकट्ठा करने में, बहुत अच्छी इकट्ठा किया, कंपाइलेशन अच्छा है आपका।" वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज को समझें, सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी, मैं जब भी इंडियन रिसर्च को देख रहा हूँ या या और उसको नैरो डाउन करूँ तो जैन रिसर्च को देख रहा हूँ, उसमें ज्यादातर कंपाइलेशन ही दिखाई देता है। सिर्फ संग्रह वृत्ति ही दिखती है। संग्रह कर लेना, संग्रह ग्रंथ बना लेना, ये आपका काम नहीं है। संग्रह करना कोई रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च में तो नई नई चीजें होती हैं। आपने क्या कर दिया? 4 जगह से चीजों को इकट्ठा करके नया हो गया। ये नया होता है क्या? ये नया नहीं होता है। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि हम 4 चीजों को इकट्ठा करके नया रिसर्च कर देंगे। ठीक है, रिसर्च का मतलब संग्रह करना नहीं होता है। आई होप आप लोगों को वो चीज क्लियर हुई होगी। इसीलिए रिसर्च क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। रिसर्च का नेचर क्या होता है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, समय भी अपना हो गया है, अभी की चर्चा इतने ही रहने देते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो नेचर ऑफ रिसर्च अभी एक्सप्लेन किया, थैंक यू। हम्म पर ये इंटरडिसिप्लिनरी इंट्रा डिसिप्लिनरी मल्टी जो है, वो थोड़ा सा एक बार एक एग्जांपल से थोड़ा सा बता देंगे? ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देख लेंगे, काफी समय लगेगा। ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। ओके, और कोई नेक्स्ट प्रश्न? क्लास कब नेक्स्ट क्लास कब रहेगी? नेक्स्ट सैटरडे। अच्छा, यही टाइम रहेगा ना? जी जी। और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, चलिए अभी की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।